बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माली साल 2021-22 के विफाकी बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सादिया अफजाल। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया साल 2020 और 21 का, और तकरीबन तमाम ही माजी की हुकूमतों की तरह आज उन्होंने अपनी हुकूमत के हवाले से तमाम ही अहदाफ के पूरे होने का दावा किया। तकरीबन दो तीन चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और जो नहीं हो सकी हैं। जो आदादो शुमार उन्होंने सामने रखे, जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिए, पहले तो उनका जिक्र करें जहां उनको लगता है कि हुकूमत ने बहुत बेहतरी जो है वो दिखाई है। एक उन्होंने कहा कि हमारे रेमिटेंसेस की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है हमें, और उनको यकीन नहीं था कि कोविड की सूरत हाल के अंदर भी ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर इतना ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि लास्ट मंथ जो है वो 2.5 बिलियन रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र की मद में आए हैं और 26 बिलियन से जायद रेमिटेंसेस की मद में आए हैं, और उनको उम्मीद है कि अब ये बढ़ के 29 बिलियन तक चला जाएगा। साथ ही साथ रोशन डिजिटल अकाउंट का उन्होंने कहा कि हुकूमत का बड़ा अच्छा इक़दाम है, उसमें $1 बिलियन से जायद रकम आई है। अमेज़ॉन की तरफ से पाकिस्तान को सेलर्स लिस्ट में शामिल करने का भी उन्होंने कहा कि ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, और साथ FBR टैक्स कलेक्शन का भी जिक्र किया कि 4.2 ट्रिलियन जो है यानी कि 4200 अरब के महसूलात जमा किए गए हैं FBR की तरफ से। करंट अकाउंट उन्होंने कहा कि सरप्लस चल रहा है। एक चीज़ जो कि बड़ी तशवीशनाक है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जो कि एक ज़रई मुल्क है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि गंदम, चीनी, दालें, घी, ये सब कुछ हम दरामद कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन चुका है, एक्सपोर्टर होना चाहिए लेकिन हम इंपोर्टर बन चुके हैं। और इस पर ज़राअत के हवाले से उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि बेहतरी आई है, जो हमने मुराद दी थी ज़रई शोबे में। उन्होंने कहा कि 2.7% तरक्की हुई है इस साल, और इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शोबे के हवाले से 9% तरक्की उन्होंने बताई है। इसके अलावा जो लोगों का एक कंसर्न है, जब हमेशा हम ये अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं और सियासी लोग भी जब हमारे साथ मौजूद होते हैं, स्पेशली अपोजिशन के, और ये हमेशा से रिवायत ही रही है कि जो हुकूमत है उसको महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। इस केस में भी सवाल यही बनता है कि अगर वाकई स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं या आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त आते हैं, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम पे क्या आता है, अवाम तक उसके समरात पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ये इंडिकेटर्स अच्छे हो जाने का और दूसरी तरफ महंगाई के बढ़ने का क्या ताल्लुक है, किस तरीके से महंगाई कंट्रोल की जा सकती है, और IMF के जो ये प्रोग्राम्स हैं इसमें किस तरीके से आप अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। वहाँ बहुत सारी शराइत भी आयद हैं, उसके बाद आप कैसे ये मुमकिन बनाएंगे कि अवाम तक रिलीफ पहुँचे। और टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक और चीज़ जो उन्होंने जिक्र किया कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि टैक्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हम तमाम इंसेंटिव भी देते हैं, लोगों को कहते हैं कि जी आप वॉलंटरली आएँ, रज़ाकाराना तौर पर आएँ और टैक्स जमा कराएं। लेकिन अब अगर टैक्सेस नहीं जमा कराए जाएंगे जो नॉन फाइलर है, तो उन्होंने कहा कि हम उनको जेल भी भेजेंगे। तो ये किस हद तक एक ज़बरदस्त पैकेज कह लें आपके बजट की सूरत में अवाम के लिए सामने आ सकता है। एक चीज़ जो अच्छी होने जा रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा हुकूमत कल बजट में करने जा रही है। इसके अलावा क्या तवक्कुआत हैं, साल 2020-21 कैसा रहा, और 21-22 के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं इस हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ को लेकर, इस पर आज हम बात करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में। हम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट विद मी टुडे। अंबा स्टूडियो में डॉक्टर शमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के। और एग्रीकल्चर के हवाले से आज जितनी बातें हुई हैं कि तरक्की भी हुई है और आगे भी उन्होंने कहा कि इंसेंटिव देने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और डॉक्टर नदीमुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप VC हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। मुझे कहा जा रहा है कि जी तोला साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जी बताइए। अच्छा अशफाक तोला साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आज जितना, क्योंकि कल तो इनका इस हुकूमत का पहला बजट पेश कर रहे होंगे शौकत तरीन साहब, लेकिन आज जितनी चीज़ें उन्होंने बताई, माजी में भी हमने देखा कि जितने वज़राए ख़जाना रहे हैं
वो यही क्लेम करते रहे कि तकरीबन जो हमारे अहदाफ थे हमने वो हासिल कर लिए हैं, बल्कि 2-4 तो आपको वो भी बताएंगे कि हमने अपने टारगेट से बढ़ के अचीव किया है। तो इस साल में कैसी कोविड के सूरत हाल के बावजूद कैसी हुकूमत की मौशी पॉलिसी रही, जरा तो इस पे बताइएगा पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया। एक्चुअली देखें, कोविड की वजह से आपने जैसे ये क्वालिफिकेशन लगा दी, तो वहाँ उस क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमें इस पैराए में हमें देखना पड़ेगा मईशत और माशी सूरत हाल क्या है। नोट टू ओपिनियन, आपका इन्फ्लेशन हाई रहा और इन्फ्लेशन हाई रहते ही मेरा ख्याल है जो अवामी जो मसाइल है अफरात दर जब बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि काफी इसमें आपको इश्यूज आते हैं और डे टू डे एक आम इंसान के लिए महंगाई के अलावा ये आशारिये को मायने नहीं रखते। दूसरी तरफ अगर हम इन आशारियों को देखते हैं तो इसमें देखें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो शुरू में ही होगी थी जब वो जीडीपी ग्रोथ की बात आई थी और मेरा ख्याल है इसमें काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि पिछले साल की नेगेटिव कम है या ज्यादा है, इस साल के टारगेट को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है या नहीं। तो हमने अभी अपने तौर पे हमारी भी एक माशी टीम है और इस पूरी माशी टीम ने इसको देखा है, बड़ा देख के इसको हम आपको बता रहे हैं कि जो मुझे लग रहा है कि नो डाउट 3-3.25 के करीब तो नजर आ रही है, मगर अगर पिछले साल की -2 अगर है तो इस साल आपको 3-3.25 के मेरा ख्याल है रेंज में नजर आएगी। 3.94 मेरा ख्याल है कहीं फिट नहीं बैठता हमारे पास भी, ना किसी और एनालिस्ट के पास बैठेगा। अच्छा, इशू ये है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ मोहतरम खालिद साहब भी हैं जिनको काफी ज़राअत पे अबूर है और वो आपको मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि किस तरीके से वो ज़राअत को देखते हैं। मैंने जो एनालिसिस की है और जो कल्टीवेटेड एरियाज हैं और जो यील्ड पर एकड़ हैं, मैं अगर देखूं तो हमारे माशाल्लाह सबसे बड़े सूबे पंजाब में पिछले साल के मुकाबले में अगर मैं प्रोविजनल से रिवीजन देखें, हमारा होता कि जीडीपी का तरीकाकार जो यूएनओ का जो तरीकाकार है उसमें ये होता है कि पहले साल यानी कि जो अभी हमने 20-21 के फिगर देखे हैं ये सारे प्रोविजनल होते हैं और 26 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हमें वो फिगर सप्लाई करते हैं। उसके बेसिस पे हमारा प्लानिंग डिवीजन, अब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डिवीजन प्लानिंग के अंडर में है तो वो उसको कंपाइल करके आपको हमें रिजल्ट देता है। तो जब आप देखेंगे पहले साल वो प्रोविजनल होते हैं, दूसरे साल उसको वो रिवाइज करते हैं बेस्ड ऑन द फुल ईयर और तीसरे साल उसको फाइनल किया जाता है। तो अगर मैं देखूं और पिछले साल की प्रोविजन और पिछले साल के रिवीजन में काफी फर्क है और यील्ड में भी फर्क है। और इस साल अगर आप देखेंगे तो इस साल की जो पिछले साल की रिवीजन थी और इस साल की जो प्रोविजन है जो 20-21 की, उसमें पंजाब में मुझे खातिर खा इजाफा नजर आ रहा है लैंड में भी और यील्ड पर एकड़ में भी, यानी कि एक बहुत अच्छा अवसर जो जीडीपी के ग्रोथ का जो 2.77 उन्होंने दिखाई है ज़राअत के शोबे में, उसमें सबसे बड़ा अवसर जो मुझे नजर आ रहा है, कॉटन को उन्होंने मना किया, माइनस दिखाया, मगर मीट, मेज और शुगर केन में जो ये 3 चीजें ये गवर्नमेंट के फिगर है, मेरे नहीं है, वो ये बताते हैं कि उसमें एक बहुत कंट्रीब्यूशन पंजाब में लैंड कल्टीवेशन की है और यील्ड की भी है। तो ये मेरी थोड़ी सी नासमझी होगी, खालिद साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या ऐसे मुहर्रिकात थे कि जिसमें लैंड भी ज्यादा कल्टीवेट हुई और यील्ड पर एकड़ भी काफी आई, और क्या ये मुहर्रिकात हैं कि शौकत तरीन साहब को ये कहना पड़ रहा है कि हम नेट इंपोर्टर हैं, नेट एक्सपोर्टर नहीं है, और क्या इस प्रोडक्शन के बाद क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं चीनी और गंदम की कीमत में कमी आएगी। तो ये सारे सवालात हैं जो मेरा ख्याल है आगे एक कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1-2-3 महीनों में आपको सब चीजें आया हो जाएंगी इस पे। तो ये मेरा नीजर रिएक्शन है, पता चल जाएगा। चलिए, क्योंकि आपने ज़राअत की बात कर दी है तो मैं फिर खालिद साहब की तरफ ही डायरेक्ट इस पे चली जाती हूँ। वो ये इसका जवाब भी दे देंगे कि ये कह भी रहे हैं कि जी गंदम, चीनी, दालें, घी, हम सब चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। नेट इंपोर्टर उन्होंने कहा हम फूड के बन चुके हैं, हालांकि हमें एक्सपोर्टर होना चाहिए, ज़रई मुल्क है। फिर साथ ही साथ ज़रई शोबे में 2.7% उन्होंने तरक्की भी दिखाई है। पहले आप जवाब दे दें खोखर साहब, जो तोला साहब ने जितनी बातें की। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस दफ़ा सिवाय कॉटन के हमारी बाकी फसलें तमाम बहुत अच्छी हुई हैं, जिसमें मेज़ है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन है, दाल मूंगी है, यानी ये सारी फसलें हमारी पिछले सालों से बहुत ही
अल्लाह ताला के करम से बेहतर हुई हैं। और इस दफ़ा हमने इस साल जो हमारी एक्सपोर्ट है वो चावल की, आलू की, किन्नू की और आम की भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से काश्तकार को बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगले सालों की जो उन्होंने बात की है कि हम नेट इंपोर्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की दी हुई मौजूद हैं कि मैदानी इलाका भी हमारे पास बहुत है, पहाड़ भी हैं, हमारे पास फॉरेस्ट भी हैं, समंदर भी साथ है। सब इसको होने के बावजूद हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, गर्ज़े का बहुत सारी चीज़ें सीड बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले 20-30 सालों से ज़राअत पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमारा जो रिसर्च का बजट था एग्रीकल्चर के GDP का 0.18 है। अब इंडिया को ले लें, उसका 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हमने ज़राअत को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए, हम उस पर हमने कोई कोशिश नहीं की। 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी, तो उस वक्त हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन थी वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी और इंडिया 1 करोड़ 10 था। और हमारी कॉटन बेल का वज़न था 170 से 180 kg, जो आज हमने कम करके 150 kg कर लिया है। आज अब ये देखें कि वक्त के साथ क्या हुआ है कि इंडिया चला गया 4 करोड़ के ऊपर और हमारा मेरे ख्याल में 55-56 लाख पे इस दफ़ा आया है। अगर वो जो वेट का हमने कमी की है वो अगर निकाली जाए तो हम 45 लाख पे खड़े होंगे। यही वजह है कि आज हम एडिबल ऑयल भी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, रुई भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें अब इस वक्त जो फोकस क्योंकि बजट के ऊपर है, अब अगले बजट में जो इस वक्त हमारी काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी जो DAP 2,500-3 हज़ार की थी वो 5600 की हो चुकी है, जो यूरिया 1300-1400 का थी वो 1800 का हो चुका है, जो बिजली का यूनिट 5 रुपये 35 पैसे था वो 13-14 रुपये का हो गया। जबकि इसके मध्य मुकाबले अगर आप इंडिया को देखें, बात कर तो रहे हैं कि सब्सिडी देंगे, जी मैं वही नहीं, देखें जी वो तो गाह की वाली बात है ना, ये तो हम कल बजट में देखेंगे कि वो हमें क्या देते हैं। हमारी परसों प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग, काफ़ी तफसीलन मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप इंडिया को देखें कि इंडिया में अगर DAP का रेट 2400 रुपये पे गया है तो फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, उसको उठा के वापस 1200 पे लेके आए हैं इंडियन रुपीस में। इस पे आगे क्या होगा आने वाले बजट में? ऑब्वियसली वो तो तैयार हो गया, कल आ जाएगा, उस पे हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी ये मैं जानना चाह रही हूँ कि जो पॉलिसीज रही हैं इस साल, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये इंसेंटिव्स देने चाहिए, लेकिन क्या इस साल वाकई वो फोकस किया गया जो आप बार बार कह रहे हैं कि जी माजी में 15-20 सालों से इस शोबे को, ज़राअत के शोबे को बहुत इग्नोर किया गया? देखिए क्या इस साल कुछ डिफरेंस था? जी कि जो 2.7% तरक्की बता रहे हैं, ये किन बुनियादों पर हो पाई? क्या वो इंसेंटिव्स मिल पाए किसानों को? किसानों को और कोई इंसेंटिव नहीं मिला। सबसे जो बेहतर इंसेंटिव काश्तकारों को मिला है वो रेट मिला है जी। नहीं मिला, ठीक, रेट मिला, रेट अच्छा, रेट फसलों का अच्छा रेट मिला है। ओके, क्योंकि रेट के बगैर हमारा मसला हल नहीं होता। मैं आपको अर्ज करूं कि पिछले सालों में जो कपास की तबाही की मेन वजह, हमें स्पोर्ट प्राइस हमारे पास नहीं थी। जब काश्तकार की फसल आती है तो जब रेट डाउन होता है कपास का, तो काश्तकार उस पर खर्च करना बंद कर देता है। यही वजह, पूरी दुनिया में स्पोर्ट प्राइस है, पाकिस्तान में कपास की स्पोर्ट प्राइस नहीं। इस दफ़ा हमें गंदम का रेट अच्छा मिला, चावल का मिला, मक्की का रेट बहुत अच्छा मिला, आलू का रेट बहुत अच्छा मिला, आम का रेट बहुत अच्छा मिला, बाकी फसलों का रेट, मूंगी वगैरह का, ये किनोले का रेट अच्छा मिलने से काश्तकार ना फिर दिल बर्दाश्त नहीं होता, अगली फसल पे काश्तकार खर्च करता है। अब यही हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि काश्तकार को कम से कम कोई इंश्योर किया जाए, उसको कोई गारंटी दी जाए। दुनिया में देखें फ्यूचर मार्केटिंग है, दुनिया में काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि 2 साल बाद मैंने ये फसल काश्त करनी है और मुझे ये रेट मिलेगा। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि हमें सेम डे जब हम कोई चीज़ अपनी हार्वेस्ट करके मंडी लेके जाते हैं, सुबह रेट और होता है, दोपहर को और होता है, रात को और होता है। पाकिस्तान में काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, मेरी 1 मिनट मुझे देंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तानी काश्तकार को रेट का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए दुनिया के साथ, तो पाकिस्तानी काश्तकार बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, पूरी दुनिया के काश्तकारों का मुकाबला कर सकता है। अच्छा, चलें इस पे बात कर लेते हैं कि मजीद आप हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बट डॉक्टर शमाइल साहब, ये मुझे बताइएगा कि फ्रॉम 2.1% टू 3.9% जो GDP का ग्रोथ रेट हमें बताया जाता है, ये किन बुनियादों पर या क्या मुहर्रिकात हैं कि मुमकिन हो पाया कोविड के बावजूद, जो हुकूमत कहती है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि कोविड के अंदर जहाँ पूरी स्टेगनेट हो गई थी इकॉनमी और पूरी दुनिया की, उसमें हमारे यहाँ उस तरीके से जो हम देख रहे थे यूरोप के ऊपर और दूसरे ममालिक के ऊपर जो वज़न पड़ रहा था, और ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में भी मार्केट्स बंद थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन्स किए थे।
हम डेफिनेटली बहुत जल्द खुले एज अ कंट्री, और उस वजह से हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल्स हैं और ये यूनिट्स हैं जो पहले भी काम कर रहे थे, उनको नए ऑर्डर्स मिले, अल्टरनेटिव्स, क्योंकि जो दूसरे अल्टरनेट्स थे वो बंद थे, और वो सप्लाई चेन जो है हमारी खुली होने की वजह से हमें मिला। तो एक वी शेप्ड रिकवरी जो है वो नज़र आई, और जो पहले से ही हुकूमत की तरफ से भी सपोर्ट आ रही थी, चाहे वो इनपुट कॉस्ट के अंदर यानी कि सब्सिडीज़ दी जा रही थी, बिजली के अंदर सब्सिडीज़ दी जा रही थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो विद दी एक्सटेंडेड कह लें विंडफॉल इफेक्ट था, लेकिन डेफिनेटली वो हमारे फेवर में आया, और उसकी वजह से एक लार्ज स्केल, और जो नज़र भी आ रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस जो हुकूमत ने अपने अहदाफ सेट किए थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस हुई। उसके साथ साथ सर्विसेज सेक्टर, बिकॉज अगेन उसमें भी एक रिकवरी आई, आपके सामने है तमाम कंजम्पशन लेड जो हमारी इकॉनमी है वो तमाम रुकी हुई थी, चाहे उसका रेस्टोरेंट से ताल्लुक़ है, हमारी मैरिज से ताल्लुक़ है, कंज्यूमर प्रोडक्ट से ताल्लुक़ है, फिर हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बंद था। तो जैसे ही वो ऑनलाइन आया उसके अंदर जो वो एक बैकलॉग था, और ये ज़हन में रखिए कि अमेरिकन मार्केट हमारी अभी भी आज एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा जो हमारा एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल और वैल्यू एडिड का है वो यूएस मार्केट में जाता है। यूएस मार्केट में लिक्विडिटी जो है गवर्नमेंट ने जो है वो थ्रू क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स उन्होंने जो वो की, उसकी वजह से वहाँ पे भी बाइंग जो है वो बढ़ी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फेवरेबल रही हमारे हक में, और इससे जो स्टेबलाइजेशन था, हुकूमत की ऑलरेडी पॉलिसीज़ थी अंडर द IMF प्रोग्राम, आई थिंक सुपर इम्पोज्ड विद सम ब्रीदिंग स्पेस जो इंटरनेशनल IMF ने भी हमें दिया और हमें दूसरे लेंडर्स ने दिया। आई थिंक कपल टुगेदर हमें ये नजर आया कि वज़ीर आज़म जो बार बार कहते थे कि भाई हम बंद कर दें, लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, तो गरीब तबका हमारा क्या करेगा। वो एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, और कह लें कि वायरस ने भी हमारा साथ दिया कि वो कुछ ना कुछ कंट्रोल हुआ, और ये तमाम चीज़ें, इसका जो मजमूई रिजल्ट है वो ये कि हमारी इकॉनमी स्टेबिलिटी की तरफ आई है, और अब हम डेफिनेटली एक बेहतर पोजीशन में जहाँ से हम आगे देख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बादल छट गए हैं, डेफिनेटली द चैलेंजेस आर स्टिल देयर। सही, ये मुझे आपका जुमला अच्छा लगा, बिकॉज कोविड के दौरान हमने आपके साथ भी काफी प्रोग्राम्स किए कि अवाम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी बेइख्तियाती की। बिल्कुल, आपने कहा वायरस ने साथ दिया, कुछ अल्लाह ताला की खास नेमत हमारे ऊपर, कुछ रहमत सही जी। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आपकी जानिब आती हूँ कि आपकी नज़र में ये साल हुकूमत की मईशत के हवाले से पॉलिसीज किस हद तक फ़र्क रही, और क्या माजी की हुकूमतों से क्या डिफरेंस रहा, और कितनी कामयाब रही? पहली चीज तो मुझे इस डिबेट पे हैरानी होती है कि पॉलिसीज सुबह उठो तो बना दो और शाम को असर होता है। ये मीडिया भी अजीब है कि आप सोचते हैं पॉलिसीज का असर कोई दिन में हो जाता है, 2 दिन। दूसरी चीज, पॉलिसी की अगर आप देख लें, अगर आप माशाल्लाह कोशिश करें, अपने सेहत बनानी है, वर्जिश करें, खाना खाएं, तो 5-6 साल लगते हैं पॉलिसी ठीक होती है। एकदम नहीं कहेगा आज आपने एक्सरसाइज की और कल ठीक होती जी। तो क्वाइट फ्रैंकली ये सोचना कि अभी शौकत साहब आए हैं, कुछ 6 हफ्ते हुए हैं तो पॉलिसी ठीक हो गई, पहले ठीक हुई, गलत बात है। दूसरी चीज ये भी सोचना कि हमारी कोई पॉलिसी है, ये भी एक गलत बात है। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो एंकर को मैं बड़ी सजा करता हूँ कि कभी कभी हमारी भी बात सुन करें, उनको माशाल्लाह सब कुछ पता होता है। आप हमारे ये अच्छा है कि भाई पहले तो ये देख ले कि पॉलिसी है भी कि नहीं है। जो पूछ रहे हैं कामयाब हुई नहीं हुई, क्या फर्क था, पॉलिसी है भी कि नहीं है? मैडम आप सुनेंगी तो बताऊंगा कि अगर PID के आप तहकीक पढ़ ले हमारे, जी आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कभी पॉलिसी बनी नहीं है। तो पाकिस्तान में ये कहना कि पॉलिसी बनी है, हम तो बजट जाते हैं, बजट में ऊपर नीचे थोड़ा सा करते हैं, वो आते हैं आपके काश्तकार, आपके बिजनेसमैन, वो इंसेंटिव मांगते हैं। दुनिया में कोई इंसेंटिव नहीं मांगता, दुनिया में बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ इंसेंटिव की पॉलिसी चलती है, टैक्स की पॉलिसी चलती है, ये पॉलिसीज नहीं होती, ये भीख मांगना पॉलिसी नहीं है। तो पहली चीज तो आप लोग ये सोचते हैं पाकिस्तान में पॉलिसी कब बनती है, कैसे बनती है। बजट पॉलिसी नहीं होता, बजट हुकूमत के काम करने का तरीका होता है। और ग्रोथ जो है, ग्रोथ तो अंडरलाइन रहेगी, 2% 3% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो 4-5% तो आपकी ग्रोथ आनी है हर साल, कोई मसला नहीं है। तो कभी नीचे हो जाएगी, कभी ऊपर हो जाएगी। लॉन्ग रन ग्रोथ जो हम देखते हैं वो आपकी गिर रही है पिछले 30 साल, और वो गिरती जा रही है। उसको अगर आपने लॉन्ग रन ग्रोथ को ठीक करना है तो फिर वो उसके लिए कुछ चाहिए चीज, तो आप पता नहीं कैसे वो इंसेंटिव से नहीं ठीक होगी ना सब्सिडी। सही, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। अशफाक तोला साहब, ये बताइएगा कि आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो ऐसे में ये एक जो हुकूमती दावा है कि किसी तरीके से भी अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे मजीद टैक्सेस का, आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, ये दावा कितना दुरुस्त है? मेरा ख्याल है, देखें, जब भी कोई सियासी स्लोगन लगाना होता है तो ऑब्वियसली हम आवाम की तरफ ही देखते हैं। डॉक्टर नजीमुल हक साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के मारूफ और माहिर तरीन इकोनॉमिक मैनेजर है, वो भी बता सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं कि ये सिर्फ कहते हैं हम ख्वाब होता है, वो कहते हैं ना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते हैं, तो कुछ ख्वाब होते हैं जो सिर्फ शर्मिंदा होते हैं, उनकी ताबीर नहीं होती है। तो या तो आप आईएमएफ के चुंगल से निकले, यस, टेक योर स्टैंड। और इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था वे बैक इन 2020 फरवरी 8 को बिजनेस रिकॉर्डर में, ये टाइटल था कैन पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वाइव विदाउट आईएमएफ। वो अगर आप पढ़ेंगी तो आपको इसका डेल्टा मिल जाएगा और कंपैरिजन मिल जाएंगे कि वेयर यू स्टैंड। देखिए, आईएमएफ का होना पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात भी होती है कि जब अगर आप देखेंगे तो आपकी इकोनॉमिक आपके कुछ जो कंट्रोल्स होते हैं वो आपके अच्छे रहते हैं, और आपको पता होता है कि दुनिया में आपको अगर आईएमएफ की सर्टिफिकेशन है तो आपको काफी क्रेडिट वर्दिनेस मिलती है। मैं ऑन दी कॉन्ट्ररी, जाहिर बात है वो कर दे रहे हैं, वो अपनी कंडीशंस बनवाएंगे। या तो आप कंडीशन ना मानते उनकी और आप कहते हैं कि नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, खुदाफिज। अब आपने कंडीशन मान ली है, इनके रिव्यू के प्रोग्राम की ईएफएफ में आप देखेंगे तो सारी कंडीशन आपने मानी है कि 326 बिलियन के हम नए टैक्स लगाएंगे, आपने 5,960 बिलियन का टैक्स टारगेट माना था इनका। अगर अब आप नहीं मानेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी इंपैक्ट आएगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंप्रोमाइज हो जाते हैं, और आईएमएफ वाले भी इनको पता है कि उनके लिए तो कोई बुराई नहीं, उनका तो यहां तक है कि वो हमें उनको कर्जा वापस कर रहे हैं। बस जहां तक हमारी अपनी इकोनॉमी का ताल्लुक है, और जैसे शौकत तरीन साहब ने भी कहा और मैं भी कहता हूं, हमने आज अपनी एक रिलीज दी है पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर, आप उसको भी पढ़ लेंगे तो हमने यही कहा है कि डोंट ड्वेल द ओल्ड काउ, वरना इट विल स्टार्ट, इंस्टेड ऑफ मिल्किंग इट विल स्टार्ट ब्लीडिंग। तो ये थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। टैक्सेशन की पॉलिसीज जो है, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से, जिस तरीके से ये चलाना चाह रहे हैं, या जो 3 साल का विजन हमें नजर आ रहा है, ये टैक्सेशन पॉलिसीज अगर रही तो मैं नहीं समझता इस हुकूमत के पास अगले साल कोई स्पेस होगी कि कोई रिफॉर्म्स आप कर सके। अगर आपने रिफॉर्म्स करना है, बिकॉज इसके बाद इलेक्शन ईयर आ जाएगा, जब इलेक्शन ईयर आ जाता है आपको पता है फिर तो वो दाल की तरह बढ़ता है हमारा कि जी डेवलपमेंटल फंड भी आ रहा है। और ये आप देखेंगे नून लीग के दौर में भी जो आखिरी साल था करंट अकाउंट डेफिसिट वो बहुत ज्यादा बढ़ा था रिपोर्ट्स की वजह से, और काफी बजट डेफिसिट भी बढ़ा था। नजीमुल हक साहब भी कंफर्म करेंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको अपने एमएनएज और एमपीएस को डेवलपमेंटल बजट काफी देने पड़ते हैं। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी के दरमियान फर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यही मैं खोकर साहब आप मुझे बताइएगा कि एग्रीकल्चर के शोबे में ये आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद और ये तमाम तरह कंडीशंस के बाद टैक्सेशन को लेकर कितना फ़र्क पड़ा है, कितना दबाव आया है? देखें जी, पहले तो हमारे ऊपर ना जो जीएसटी वगैरह नहीं है जी इस वक्त। फर्टिलाइज़र के ऊपर 2% है, पेस्टिसाइड के ऊपर 0 है, ज़राई मशीनरी के ऊपर 5% है, ठीक है ना जी। अब हमें इस साल काफ़ी ज़्यादा खदशा था कि वो जीएसटी लगाई जा रही है, जो कल के आज के डॉन में भी खबर लगाई है, उससे पहले भी अंग्रेज़ी अखबारों ने खबर लगाई है, जिसके लिए मैंने परसों प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन एयर किया, मुझे कहा था कि तुम फिक्र ना करो, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट पे मुझे यकीन है कि हमारे ऊपर ये टैक्सेशन नहीं लगाई जाएगी। हाँ, अलबत्ता हमारा जो सबसे बड़ा एक इशू है, सबसे बड़ा जो इशू है वो है बिजली का रेट। बिजली का रेट हमारा, वो भी मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, उसके ऊपर उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि सईद फ़खर इमाम साहब कोऑर्डिनेट करेंगे, फिनांस मिनिस्टर और मिनिस्टर पावर को करके वो हमारे साथ बैठ के बातचीत करेंगे, उसको तय करेंगे, जो अभी तय नहीं हुआ। क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, फ़र्ज़ किया खादों का रेट ज़्यादा होता है और बिजली का रेट ज़्यादा होता है, तो पैदावार में कमी आती है, क्योंकि काश्तकार जो है ना वो इनपुट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए ना, अगर डीएपी 5600 की होगी तो काश्तकार अगर 1 डीएपी डालेगा या आधी डालेगा तो पैदावार कम होगी। अगर हम एक की बजाय 2 डीएपी डाल दें तो 5-7 मन पैदावार का फ़र्क होता है।
ऑलरेडी हम दुनिया से फास्फेटिक खादें और पोटाश खादें दुनिया से तकरीबन आधी इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन भी आधी इस्तेमाल करते हैं, दुनिया हमसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। उसकी वजह यह है दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, टोटल सब्सिडाइज है। पाकिस्तान में सब्सिडी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पिछले साल भी कोई सब्सिडी रखी गई थी वो बराए नाम थी, जो काश्तकार तक नहीं पहुंची। पिछले साल कोविड-19 में जो सब्सिडी अनाउंस की थी प्राइम मिनिस्टर ने 1200 बिलियन की, जिसमें 63 बिलियन था एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद 63 को 52 किया गया, लेकिन बाकी तमाम सेक्टर को 1200 बिलियन मिला। हमारा 63 या 52 था, वो काश्तकार तक ना पहुंच सका और हम उसके लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे क्योंकि इस वक्त अगर आप हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें तो हमारी पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि काश्तकार खर्चा ज़्यादा करने की पोजीशन में आ जाता है। अब देखें ना, 55-5600 की DAP लेकर डालना काश्तकार के लिए आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है काश्तकार के लिए। फिर एक चीज़ और है, जो अभी सब्सिडी उन्होंने DAP पे अनाउंस कर रहे हैं सुना, DAP सब्सिडी दे रहे हैं। अब DAP फास्फोरस खाद है जी, चाहिए ये कि फास्फेटिक तमाम खादों पे उनको सब्सिडी देनी चाहिए। उसमें SSP है, NP है, नेट्रोफास है, ये खादें जो हैं वो फास्फेटिक खादें हैं। हालांकि DAP हमारी pH को हाई करती है, जो बाकी तेज़ाबी खादें हैं वो pH को डाउन करती है, जिससे पैदावार बढ़ती है। तो ये भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि इस पर भी करें, लेकिन अब देखते हैं बजट में वो क्या करते हैं, क्योंकि हम ज़राअत को देख रहे हैं, बजट साथ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म की बातों से लगा कि आप पर मजीद जो है वो बोझ नहीं आएगा किसानों पर। मैं डॉक्टर शमाल साहब, एक ये जो IMF के प्रोग्राम का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा जब ये ग्रोथ रेट के हवाले से जिस दिन 3.9% हुआ उस दिन वज़ीर आज़म बड़े खुश थे, 1-2 सेरेमनीज़ वो अटेंड कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखें ये हमें कहते थे कि हम तो बड़े नाअहल हैं, निकम्मे हैं, हमने तो ये करके दिखा दिया है। फिर आगे उन्होंने ये भी तस्करा किया कि अब हमने आगे का देखना है और ये देखना है कि 3 से 5 सालों में IMF के इस प्रोग्राम से, इस चुंगल से कैसे निकलें। सो वाकई ये रियलिस्टिक है कि 3 से 5 सालों में हम निकल सकते हैं? लेकिन सादिया, आज भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और कल बजट भी आएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी आज आया है, जो चीज़ मैं डॉक्टर नदीम साहब की बात को लेकर चलूँगा कि ये सारा बजट का जो प्रॉब्लम है या इशू है या जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, इसकी बुनियाद जो है वो जब नीचे से यानी बॉटम अप नहीं होती। अगर हम मतलब जो हम भी तजावीज़ देते हैं, चाहे चैम्बर से देते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी देती हैं, मुख्तलिफ, वो तमाम जो होती हैं वो कह लें विश लिस्ट होती हैं कि हमारे इसके अंदर इतनी कमी कर दें, इसके अंदर इंसेंटिव दे दें, इसके अंदर ये चीज़ें कर लें। जब तक उसकी डेप्थ में एनालिसिस नहीं होगी कि उसके साथ हमें आउटपुट्स क्या आएंगे, तो नतीजतन फिर यही होता है कि साल के आखिर में या तो आप कुछ चीज़ अचीव कर लेते हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे ऑयल प्राइसेस गिरती हैं, चाहे कोई और हमें बेनिफिट मिल जाता है, कोई बारिशें अच्छी हो जाती हैं, प्रोड्यूस हमारा बेहतर हो जाता है, कोई ना कोई हमें कहीं से कोई विंडफॉल मिल जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो गया है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम हमारा अपना कोई उसमें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुदरत की तरफ से कुछ हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उसको थ्रू आउट उसको फॉलो करने की ज़रूरत है और उसको हर लम्हा ब लम्हा क्वार्टरली उसको फॉलो करें, ताकि आप जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो वाकई ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, या वो इंसेंटिव्स जो हैं वो सिर्फ किसी की प्रॉफिटेबिलिटी में तो आ गए लेकिन उसके आउटपुट्स में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो हुजम बढ़ा है, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, क्या उसमें कॉमन मैन या जो बंदा वहाँ काम कर रहा है, क्या उसको क्या बेनिफिट पास ऑन हुआ है? क्या सीपेक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट चंद सालों में आई है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई है पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए? तो इंक्लूसिवनेस के लिए ज़रूरी है कि हमारी बजटिंग और हमारी प्लानिंग उस हवाले से हो। तो अब अगर हम फ्यूचर में चाहते हैं कि हम वाकई ही इसके चुंगल से आज़ाद हों, तो हमें अपनी जो रेवेन्यूज़ हैं, अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ना सिर्फ डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उसको रियलिस्टिक बुनियादों पे हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। सिर्फ ये कह देना कि हमने यहाँ पर छूट कर दिया है, यहाँ पर हमने इंसेंटिव पास कर दिया है, उसको जब हमने उसके साथ अकाउंटेबल नहीं किया तो हमें नहीं पता कि क्या ये जो हमने किया है ये रिजल्ट आ रहा है। हम वही चीज़ बार बार कर रहे हैं। देखें, हम हमेशा यही करते हैं, सीड में सब्सिडी देते हैं, DAP का भी जिस तरह खालिद साहब जिक्र कर रहे थे उसमें कमी करते हैं, फर्टिलाइज़र के अंदर करते हैं, कोई हम इलेक्ट्रिसिटी की। तो क्या पिछले वाले जो हम डेकेड्स के अंदर ये किया, इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं? क्या अगर आए होते तो फिर सस्टेनेबल होते, हमें नजर आ रही होती ग्रोथ, फिर क्यों उसमें डिप्स क्यों आते हैं? तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जब तक हम रियलिस्टिकली इसको फंडामेंटली नहीं देखेंगे, हम हमेशा हम खुश हो रहे होंगे और हम बेसिकली ऐड ऑन कर रहे हैं। क्या हमने जो जहां पर आज हमने मुख्तस किए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, हमने देखा है कि क्या रियलिस्टिकली वो जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं वो वाकई रिक्वायर्ड हैं या उनको रीएलोकेट करने की ज़रूरत है? तो ये जब तक हम रीएलोकेशंस को नहीं करेंगे, मैं इसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, यही होता रहेगा कि हम कंप्लीटली इससे नहीं निकल सकेंगे। वी वुड बी लकी
कि Doing the same thing कुछ over हमें and over benefits आ again, जाएंगे। but जी, expecting मेरा तो ये different ख्याल है, results. being very candid about it. सही। अच्छा डॉक्टर नदीम साहब, यही सवाल IMF के हवाले से ही आपकी राय में इस पर चाहूंगी कि ये दोनों चीज़ों को एक तरफ आप IMF के प्रोग्राम में भी हैं, आपकी मजबूरियां भी हैं, आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, आप आवाम पर बोझ पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, हम आवाम पर बोझ नहीं आने देंगे, हम आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। तो ये कितना दुरुस्त है ये हुकूमत की तरफ से कहना कि आप किस तरीके से रिलीफ दे पाएंगे जबकि आप सारी की सारी उनकी कंडीशंस मानते चले जा रहे हैं? जो मैंने आपको कहने की कोशिश की है वो ये है, हमारा सारा इकोनॉमिक नैरेटिव और एनालिसिस, अभी शमाइल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें कुछ सोचना तो चाहिए काम करने से। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि सोच तो हमारी कौमी क्या कहते हैं एक तरस में है ही नहीं चीज। वी कांट थिंक, वी आर नॉट अ थिंकिंग पीपल, वी आर नॉट हॉस्पिटल। तो यहाँ से बात शुरू। बात ये कि एक सोच अगर आप थोड़ी सी 2 मिनट सोचें, आप और कर लेंगे IMF का कोई, अगर आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के खसारे हैं, अगर आपके बिजली के खसारे हैं, अगर आपने सब्सिडी देनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को, अगर आपने सब्सिडी देनी IPP को, अगर आपने सब्सिडी देनी एग्रीकल्चर को, तो मैडम पैसा कहीं से तो निकलना है ना। पैसा ये तो नहीं कि बाहर के लोग आपको IMF यही कहता है कि भाई आप लोग बर्डन बर्दाश्त करें। आपने डिसाइड किया है कि आपके फेवरेट हैं फलाने वो फेवरेट है, इलेक्ट्रिसिटी वाले फेवरेट है, इंडस्ट्रीज फेवरेट है, एग्रीकल्चर, तो फिर उनका बोझ आपने ही उठाना है, किसी और ने तो नहीं उठाना। तो इसमें IMF के गालियां देने की बात नहीं। आपको हो गए 13 साल, आपने 13 साल में बिजली का निजाम नहीं ठीक किया, किसी हुकूमत की बात नहीं है। 13 साल 4 हुकूमतें बिजली का निजाम नहीं ठीक कर सके। आज भी 2.2 ट्रिलियन डेफिसिट है। वो 2.2 ट्रिलियन डेफिसिट जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद मानते हैं, वो कहाँ से आएगा? वो IMF तो नहीं देगी और ना दुनिया देने देगी। जो आपका खसारा है PIA वगैरह का, वो कहाँ से आएगा? जो आपका सब्सिडी का प्रोग्राम है कि आप सब्सिडी तकरीबन 1 ट्रिलियन की है, जो गाड़ियां शाड़ियां ये चीजें मांगती हैं, वो कहाँ से आएगा? तो हमें खुद ही देना है मैडम, खुद ही देना है, कोई और नहीं देगा। और दुनिया ने कोई हमारा ठेका नहीं लिया कि वो देगा। तो जो मर्जी आप कह लें कि खसारे जब खत्म होंगे तब बात करें, उससे पहले ये खसारे आपके सिर पे, मेरे सिर पे, हमारी कौम के सिर पे। सही। अच्छा, तो अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जान सकूं दैट व्हाट नीड्स टू बी डन देन, फिर होना क्या चाहिए? जिस तरीके से आज वो कह रहे थे कि जी देखें बड़ा जबरदस्त 3.9% हमारा ग्रोथ रेट हो गया है, ये बढ़ेगा, लेकिन वो जो डॉक्टर शमाइल भी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपकी पॉलिसी सेम रहती है, वो डिप आता रहता है, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाता। आज भी वो कह रहे थे कि फिर GDP ग्रोथ रेट आपका सस्टेन करेगा तो हम तरक्की की बात कर पाएंगे। मैडम ये बात हम बड़ी कर चुके हैं, बहुत बड़ा सिंपल कि क्रिकेट की गेम प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर थे जी। क्रिकेट की गेम इंसेंटिव से नहीं चलती। किसी प्लेयर को आप इंसेंटिव देंगे तो गेम का बड़ा हर्क, ठीक है। गेम चलती है खेलने से। ये जो एप्पल है, एप्पल कोई सब्सिडी से नहीं चल रहा, ठीक है ना जी। माइक्रोसॉफ्ट कोई सब्सिडी से नहीं चल रहा, चल रहे अपनी सलाहियत से। हमारी जो बिजनेस है चाहे कोई भी हो, उसको अपनी सलाहियत से चलना, सब्सिडी से चलना। ये जो पॉलिसी है इंसेंटिव वाली, इसको खत्म कर रहे। पॉलिसी क्या, पॉलिसी है ही नहीं, ये पॉलिसी होती ही नहीं। ये इंसेंटिव वाली बात जो आप मीडिया पे करते हैं खत्म कर, रिलीफ वाली बात जो करते हैं खत्म कर। हुकूमत को रिलीफ और इंसेंटिव से निकल आना चाहिए। हुकूमत को अपना काम संभालना है, सब्सिडी का निजाम ठीक करें जनाब, अपनी सब्सिडी का निजाम ठीक करें, अपनी पॉलिसी को सोच के बनाए। बजट जो है, बजट उनकी सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। बजट बिल्कुल पॉलिसी सही बनाए और सोच, बाकायदा सोच, ये नहीं कि किसी इंटरनेशनल डोनर से कॉपी करके बना ली, बगैर सोचे समझे आपने अनाउंस कर दिया कुछ। ये बहुत सोच और तहकीक का काम होता है। जो लोग मुल्क तरक्की करते हैं वो सोच और तहकीक पे करते हैं। पिछले साल का नोबेल प्राइज इसी यही चीज कह रहा, जो सोचेगा वो आगे बढ़ेगा, जो सोचेगा नहीं सिर्फ इंसेंटिव की बातें करेगा वो पीछे। तो ये आपने क्रिकेट का अच्छा जिक्र कर दिया, वो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि बड़े लोगों को समझ भी आती है कि वो क्रिकेट जो है वो खेलने से बात बढ़ती है, इंसेंटिव से कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे एक चीज़ अशफाक तोला साहब समझ में नहीं आती, जो डॉक्टर नदीम हो गए, आप हो गए, डॉक्टर शमाइल हो गए, या फॉर दैट मैटर परसों ये खोखर साहब भी वहाँ मौजूद थे जब किसानों के मसाइल के हवाले से वज़ीर आज़म मुलाकात कर रहे थे, कि जो डॉक्टर नदीम कह रहे हैं कि भाई सोचने से, सोचते ही नहीं है आप, पता ही नहीं है, आपकी पॉलिसीज़ ही नहीं बन पाती हैं, उनको नाम आप पॉलिसीज़ का दे देते हैं, फिर उस पर बहस करते हैं कि कामयाब हुई या नाकाम हुई। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी सजेशंस आती हैं
यू नो आई एम सरप्राइज्ड कि हमें हर प्रोग्राम से पहले जब भी हम अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि अच्छा आज इस शोबे से मुलाकात हुई, तजावीज़ ली, आज इस शोबे से प्रपोजल्स आए। तो जब वो प्रपोजल्स आ जाते हैं तो फिर भी अगर उसके मुताबिक सोच के पॉलिसीज नहीं बन पाती, क्या वजह है, क्यों नहीं बन पाती? देखिए, इश्यूज ये होते हैं, उनके सामने बहुत ज्यादा ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको वो देख के पॉलिसीज बनाते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो डोमिनेटिंग होती है, डॉक्टर नदीम साहब कंफर्म करेंगे या हमारे डॉक्टर शुमाइल भी कंफर्म करेंगे कि मेन आपका जो झगड़ा होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी में। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पाटा के जो इलाके थे पहले, उसमें आपके पास 5 साल की एग्जाम्पशन थी। 2 इंडस्ट्रीज को आपने एग्जाम कर दिया, आपने कहा कि जी इनको एफईडी मोड में हम टैक्स कर देंगे, बाकी सारी इंडस्ट्री अब तबाहाल हो गई है वहां पर। और हुआ ये है कि अब बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं कि जी हमारी भी पाकिस्तान में मसाइल कम है और ज्यादा हो गए अब उस वजह से, तो उनको कहते नहीं जी हम फाटा से कोई ऐसा कंसेशन विड्रॉ नहीं करेंगे। वाकई आपको वहां पर प्रॉब्लम आ रही है और वाकई इसकी वजह से आपकी मईशत पे असर पड़ रहा है, बट पॉलिटिकल इकोनॉमी या पॉलिटिक्स आपको परमिशन नहीं देती। जिस मुल्क के अंदर सादिया अगर आप देखेंगी 43% ऑफ योर जीडीपी टैक्स बराए नाम देता है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा और होलसेल रिटेल सेक्टर है। आप मुझे बताएं वो डायरेक्ट टैक्स दे ही नहीं रहे, तो आप फिर टैक्स कहां से लाएंगे? आप उन्हीं लोगों को चार्ज करेंगे या इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। आप देखें अलार्मिंग आपका 65% चला गया है इनडायरेक्ट टैक्स और 35% पे आपका डायरेक्ट टैक्स आ गया। अगर अब मैं इसको देखता हूं, अगर आप अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे, हम तकरीरों की हद तक तो बहुत अच्छे हैं। IMF से आपने नेगोशिएशन किया, अगर आप नेगोशिएट करके उस वक्त की बात करते हैं IMF से, तो मेरा ख्याल से आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आता। अब आप यू आर टेकिंग अ यू टर्न कि जी हम नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। 2 चीजें बहुत सारी चीजें जो आप कह रहे हैं कि आपने वो रिविजिट करनी है। और एक पॉलिटिकल। ठीक है, अच्छा मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं चाह रही हूँ कि जरा आखिर में डॉक्टर शुमाइल साहब आप भी जरा इस पे जरा, जो मैं डॉक्टर नदीम साहब से पूछने की कोशिश कर रही थी कि करना क्या है, बहुत सारी चीजें जो देखिए बात यह है कि दोनों ने बहुत सीनियर्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि हमें एक्चुअली अपनी डायरेक्शन करनी है, इसमें कोई शक नहीं कि एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन एग्री करते हैं कि इंसेंटिव्स वगैरह से कुछ नहीं होता। नहीं, देखें हुकूमत जब भी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं। अब देखें एक तरफ हुकूमत ने अभी खुद खालिद साहब ने कहा कि सपोर्ट प्राइस अच्छी मिली तो एग्रीकल्चर बेहतर हुआ। इसका मतलब कि अगर मार्केट डिक्टेट करा रही है तो आप उसको मार्केट की फोर्सेस को चलने दें। हुकूमत जब खुद बीच में घुस के मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसकी वजह से डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं। तो ये एक लंबी बहस है। कहने का मकसद ये है कि आई थिंक कि हमें अपने जो लॉसेस हैं वो ऑफसेट करने हैं। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस ऑलरेडी मिनिस्टर साहब ने कहा है, तरीन साहब ने, आई होप कि ही कैन मेक दोस चेंज। डू यू आल्सो एग्री, आई एम सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है कि मुझे मुझे 1 मिनट के लिए कि आप इस सेक्टर को अब करने जा रहे हैं, आप इस जी फरमाइए। जी आसिया, जो अभी डॉक्टर नदीम उल हक साहब कह रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस हमें मिली, हमें सपोर्ट प्राइस नहीं मिली। हमारे पाकिस्तान में सपोर्ट प्राइस सिर्फ एक गंदम की है, जबकि इंडिया में तकरीबन 27 क्रॉप की सपोर्ट प्राइस है। पाकिस्तान में हमें सिर्फ गंदम की सपोर्ट प्राइस मिलती है। दूसरा जो सबसे बड़ा, अभी टैक्स की बात हो रही थी, हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। हमारी कॉस्ट ऑफ, हमसे जो इंडियन काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1/3 है। हम दुनिया के काश्तकार का मुकाबला नहीं कर सकते, सिवाय इसी वजह से कि हमारे पास हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। हुकूमत इस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रही जो हुकूमत को करनी चाहिए। हम GDP के में तकरीबन 19% देते हैं और इनडायरेक्टली 38%। आपका पॉइंट आ गया। यानी ये जो मैं पूछ रही थी कि आपने किस शोबे को इंसेंटिवाइज करना है। एग्रीकल्चर को बिल्कुल, आई टोटली एग्री खालिद साहब के साथ कि एग्रीकल्चर शुड बी, यही हमारी इकोनॉमी को उठा सकता है, यही हमारे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। लेकिन इसको फोकस करना है साइंटिफिक बुनियादों पे। रिवायती अंदाज में जो पिछले डेकेड्स या दहाइयों में किया वो अंदाज नहीं होगा, हमें आउटपुट के साथ उसको मुंसलिक करना है। राइट, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, थोड़ी देर में एक और पैनल हमें ज्वाइन करेगा। स्टे ट्यून्ड।